गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था वेव के बारे में, ठीक है। तरंग के बारे में टॉपिक स्टार्ट किया था, जहां अपन ने पढ़ा था कि जो मैकेनिकल वेव दो प्रकार के अपने डिवाइड किए, दो पार्ट्स किए थे, एक तो मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। आपसे कहा था यहाँ अपन केवल क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग को तो यहाँ पढ़ते नहीं, अपन केवल पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग के बारे में, ठीक है, मींस मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो ये अपन देखने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन मैकेनिकल वेव। तो जो यांत्रिक तरंग क्या होती है, देखिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बताया था आपको मैंने, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, इसके लिए माध्यम आवश्यक, संचरण के लिए बच्चों माध्यम आवश्यक है। बिना माध्यम के तरंग आगे संचरित नहीं हो सकती, मतलब निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ये चीज अपन देखते हैं यांत्रिक तरंग के बारे में, ठीक है। अब जो माध्यम की आवश्यकता है, तो इस माध्यम में क्या क्या गुणों का होना आवश्यक है ताकि तरंग आगे गति कर पाए। तो देखिए यहाँ पे हम देखें माध्यम के गुण, माध्यम के गुण, माध्यम में कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि यांत्रिक तरंग आगे ट्रेवल कर पाए। तो इसमें जो गुण होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, पहले तो हम देखें प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। क्यों नहीं चाहिए प्रत्यास्थता गुण? क्योंकि बच्चों देखिए हम जानते हैं यहाँ पे पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम करता है और अपनी एनर्जी नेक्स्ट को स्थानांतरित करता है, उसमें एसएचएम होता है, वो नेक्स्ट में स्थानांतरित करता है, उसमें एसएचएम होता है, तो इस प्रकार ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो बच्चों जब हमने इसे किसी शांत पानी पत्थर गिराया, तो जहां पे विक्षोभ हमने उत्पन्न किया है वो पार्टिकल को हमें क्या कराना है, एसएचएम। तो पार्टिकल से मान लो पार्टिकल ही है, पार्टिकल है ये बच्चों, इसको अपने विक्षोभ दिया तो पार्टिकल पे नीचे जाएगा, ठीक है, फिर वापस ऊपर आएगा। तो वापस ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी विद्यमान होनी चाहिए बच्चों, जड़ प्रत्यास्थता, क्योंकि इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? किसी माध्यम का वह गुण जो अपनी स्थिति परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन या आकृति परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस गुण के कारण ही कण वापस ऊपर आएगा। तो कौन सा गुण होना चाहिए इसमें? प्रत्यास्थता, ठीक है। तो जो ये गुण होना चाहिए, प्रत्यास्थता गुण होना चाहिए, इलास्टिसिटी गुण होना चाहिए, प्रत्यास्थता, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड गुण जो इसमें होना चाहिए वो होना चाहिए जड़त्व। माध्यम में जड़त्व का गुण भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जड़त्व गुण? देखिए यहाँ पे आपको बताया मैंने, हमने पार्टिकल को विक्षोभित किया, नीचे गया पार्टिकल, अब ये पार्टिकल वापस ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है? प्रत्यास्थता के कारण। अब जो ऊपर आ रहा है माध्यावस्था की ओर, तो माध्यावस्था पे रुकना नहीं चाहिए, माध्यावस्था को पार कर जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जब माध्य से मीन तक हमने किसी को विक्षेपित किया है, तो वापस से मीन से माध्य की ओर लौट रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, माध्यावस्था पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। तो अचानक से रुकना नहीं चाहिए, जड़त्व गुण के कारण ये आराम से क्रॉस कर जाना चाहिए और ऊपर वाली चरम अवस्था तक जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि माध्यावस्था पे आते समय अचानक ना रुके, ना रुके, ये गुण हमें चाहिए माध्यम में। मतलब कौन सा गुण होना चाहिए इसके अंदर? प्रत्यास्थता का गुण के साथ साथ इसमें जड़त्व का गुण भी होना चाहिए, ताकि कण माध्यावस्था पे न रुके, उसे पार कर जाए, ठीक है। और तीसरा गुण बच्चों, मेन गुण तो दोनों ऐसे, तीसरा गुण हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूनतम घर्षण, न्यूनतम घर्षण वाला गुण भी हो तो भी अच्छी बात है। मेन ये दो गुण तो होने चाहिए। न्यूनतम घर्षण कैसे बच्चों? न्यूनतम घर्षण का क्या मतलब है? देखिए कण अपनी जगह एसएम करता है, अपनी ऊर्जा नेक्स्ट को हैंडओवर करता है, तो जब हैंडओवर करता है तो घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा यहाँ पे क्षय हो जाती है, पूरी ऊर्जा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती। जब मान लो इस कण की ऊर्जा 100 जूल है, तो इसने जब नेक्स्ट को ट्रांसफर करी तो उसके पास ऊर्जा केवल 99 ही प्राप्त हुई। उसने फिर नेक्स्ट को ट्रांसफर करी तो 98 प्राप्त हो पाई, फिर नेक्स्ट पे 97 ऊपर आई। तो क्या मतलब है कि जैसे जैसे ऊर्जा आगे ट्रांसमिट हो रही है, उसकी ऊर्जा का मान लगातार क्या हो रहा है, घटता आ रहा है घर्षण के कारण, ठीक है। तो इसे आगे चलते चलते धीरे धीरे वेव का आयाम कम होता जाएगा, तीव्रता कम होती जाएगी, क्योंकि ऊर्जा के कारण आयाम घट रहा है, आयाम के कारण तीव्रता घटती जा रही है, ठीक है। और कुछ देर चलने के बाद वेव लगभग खत्म हो जाएगी, हमें पता ही चलेगा कि वेव थी भी नहीं या नहीं थी। तो क्या मतलब है कि अगर घर्षण का मान बच्चों न्यूनतम हुआ तो वेव काफी दूर चल पाएगी, और अगर घर्षण ज्यादा हुआ तो वेव थोड़ी सी दूर जाने के बाद ही समाप्त हो जाएगी, मतलब वेव का कोई एक्सटेंस नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब बच्चों कि न्यूनतम घर्षण भी हो तो और अच्छी बात है। तो मेन ये दो गुण तो होने चाहिए, प्रत्यास्थता और जड़त्व, ठीक है। उसके बच्चों फिर आगे देखें यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट स्टार पॉइंट अपन देखें, जैसे आपसे कहा मैंने, जब भी कोई कण बच्चों एसएम कर रहा होता है, अपनी ऊर्जा नेक्स्ट को हैंडओवर करता है, लेकिन बच्चों जब ऊर्जा नेक्स्ट को हैंडओवर हो रही है तो हैंडओवर होने में कुछ समय लगता है। क्यों? क्योंकि इस कण के पास जो दूसरा कण है उसमें कुछ ना कुछ दूरी तो होगी, ठीक है, बिल्कुल पास ही क्यों ना हो, भले उनके बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में ही क्यों ना हो, कुछ दूरी तो होगी। तो उनके बीच में कुछ दूरी होने के कारण जब ऊर्जा यहां से यहां तक पहुंचती है अगले कण तक, तो कुछ दूरी अंतर होने के कारण कुछ समयांतर लगता है, कुछ समयांतर के कारण इनके बीच कुछ कलांतर आ जाता है। तो जब भी ऊर्जा आगे से आगे ट्रांसफर होती है तो कणों
में जो कंपन हो रहा होता है उसमें कुछ कलांतर विद्यमान होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे कण एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, नीचे ऊपर एक साथ होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई कणों में कुछ कलांतर होता है, कुछ दूरी अंतर के कारण, कुछ समयांतर के कारण। कैसे होता है देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको समझने के लिए डायग्राम लें। मान लो बच्चों ये पूरा माध्यम है, यहां से लेकर यहां तक मैंने 5 पार्टिकल ले लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 कण ले लिए। इन कणों के बीच के अंदर बहुत सारे कण है, मान लो 100 कण इनके बीच में भी है, यहाँ भी 100 कण है, इसके बीच भी 100 कण है, यहाँ भी बहुत सारे कण विद्यमान है, 100 कण विद्यमान है। तो हमने कुछ दूरी अंतराल पे 5 कण ले लिए। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे कुल 5 चित्र बनाए। ठीक है, 5 चित्र बनाए और इन 5 चित्रों को मैंने समान समय में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो ये वाला चित्र t बराबर 0 पर है, ये चित्र लिया मैंने t बराबर कैपिटल T पर, मतलब एक आवर्तकाल के समय कैपिटल T पर। तो बच्चों इस बाकी समय को हमने बराबर भाग बांट दिया, तो t/4 पे आ जाएगा, t/2 पे आ जाएगा, 3t/4 पे ये और t बराबर t पर ये। अब देखिए क्या कहना चाहता हूँ समझो। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्टिकल है, हमने यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न किया, ये पार्टिकल यहाँ से नीचे गया। ठीक है, मतलब कंपन कर रहा तो नीचे जाएगा। तो बच्चों ये इसमें विक्षोभ उत्पन्न नीचे जा रहा है धीरे और अपनी ऊर्जा, मतलब ये पार्टिकल नीचे जा रहा है और अपनी ऊर्जा इसने आगे ट्रांसफर कर दी। धीरे धीरे ऊर्जा आगे ट्रांसमिट हो रही है इस पार्टिकल तक। तो जब उसकी ऊर्जा ट्रांसफर होते तो इस पार्टिकल तक पहुंची, उतनी देर में बच्चों ये पार्टिकल यहाँ आ चुका था नीचे। ये आपसे कहा इन दोनों के बीच के अंदर भी सैकड़ों पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है, तो यहाँ से ऊर्जा आगे जाती गई। इतनी देर में जब इसकी ऊर्जा यहाँ तक पहुंची, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया था। देखिए अगले चित्र में तो हम ये टाइम कितना ले रहे हैं, कैपिटल t/4, क्यों हम जानते हैं बेटा माध्य अवस्था से चरम अवस्था तक आने में टाइम कितना लगता है, कैपिटल t/4। तो कैपिटल t/4 में पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है और इसकी ऊर्जा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई थी इस पार्टिकल से। तो ये पार्टिकल अब अवस्था में स्टार्ट कर रहा है, बाकी के 3 पार्टिकल तो अभी स्थिर अवस्था में, क्योंकि यहां तक अभी डिस्टर्बेंस पहुंचा ही नहीं, विक्षोभ पहुंचा ही नहीं। ठीक है, उसके फिर अगले t/4 समय पश्चात देखें, मतलब t/2 पर देखें, तो ये पार्टिकल वापस कहां गया, मीन पर आ गया है और ये वाला पार्टिकल यहाँ चरम तक पहुंच गया है और थर्ड पार्टिकल ऊर्जा बढ़ते बढ़ते थर्ड तक पहुंची है। थर्ड ने अभी अष्टम स्टार्ट किया है। ये डायग्राम है, ये बाकी 2 अभी विराम में ही है। अगले डायग्राम में देखें 3t/4 पे, तो बच्चों ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया था। देखिए फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पहुंच गया था, ये सेकंड पार्टिकल यहाँ आ गया था, थर्ड पार्टिकल नीचे आ गया था, चौथे पार्टिकल में जस्ट एस्टम स्टार्ट हो रहा है, मतलब वाली डायग्राम आ गई। ठीक है, और 5वां पार्टिकल अभी विराम में है। ठीक है, फिर अगले कैपिटल टी टाइम बाद देखें, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, देखिए यहाँ गया, सेकंड पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, देखिए ये रहा नीचे आने की तैयारी में भी है। ये वाला पार्टिकल माध्य पे आ गया है, ऊपर जा रहा है ये, और ये वाला पार्टिकल नीचे पहुंच गया, ये रहा। और पार्टिकल इस 5वें पार्टिकल पे विक्षोभ पहुंचा है, अब ये एसएम स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये अपने डायग्राम देखा t बराबर 5 पे। तो देखिए जो सारे पार्टिकल हैं केवल इस रेखा पे ही कंपन कर रहे हैं, ये डॉटेड रेखा दिखा रखी है, यथास्थानी कंपन कर रहे हैं और ऊर्जा आगे से आगे ट्रांसफर होती जा रही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें इस डायग्राम को, ये इसकी मीन पोजीशन है मतलब माध्य अवस्था, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मतलब चरम अवस्था है ये। ठीक है, ये मीन मतलब माध्यम माध्य अवस्था और ये चरम अवस्था है। ये माध्य और चरम अवस्था की बात कर रहे हैं, ये माध्य अवस्था और ये चरम अवस्था, माध्य अवस्था ये और ये चरम अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे सारे कण यथास्थान कंपन कर रहे हैं। अब गौर से देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल है ये वापस देखिए, ये फर्स्ट पार्टिकल इस स्थिति में था, इस स्थिति में आ गया है, तो पार्टिकल ने अपना एक चक्र पूरा कर लिया है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी टाइम। तो कैपिटल टी टाइम में पार्टिकल ने अपना एक चक्र पूरा कर लिया है। ठीक है, इतनी देर में देखिए इसका विक्षोभ पहुंचते पहुंचते इस पार्टिकल पे आ गया है, आगे नहीं आ गया। तो अब देखिए गौर से, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर आएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर आएंगे, तो दोनों पार्टिकल समान कला में कंपन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कलांतर कितना है, एक चक्र का, क्योंकि इस पार्टिकल ने अपना एक चक्र पूरा कर लिया है और अब ये पार्टिकल एसएम स्टार्ट कर रहा है। तो दोनों में जब भी ठीक एक चक्र का या ठीक 2 चक्र का या ठीक 3 चक्र का कलांतर होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, समान कला बोलते हैं, कि कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे। ठीक है, और चलो देखिए बाकी सारे कण यहाँ पे कंपन कर रहे हैं। आपसे अभी क्या कहा था मैंने, इनके बीच के अंदर भी सैकड़ों कण विद्यमान है। तो अब यहाँ पे कण यथास्थान कंपन कर रहे हैं, अचानक से मैं इनका फोटोग्राफ लूं तो फोटोग्राफ लेने पे क्या होगा, जो कण जहां है वहां दिखेगा फोटोग्राफ में। देखिए यहाँ तो बाकी की जो कण है, बाकी कण यहाँ पे कहाँ कहाँ विद्यमान है, देखिए इनका हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो बाकी कण यहाँ पर इस तरह से बाकी कण बच्चों यहाँ पे इस तरह से विद्यमान है। यहाँ पे सारे कण ऊर्ध्वाधर रेखा पर ही कंपन कर रहे हैं और सारे कणों का मैंने फोटो खींचा तो ये कण यहाँ पे हमें दिखाई दे। तो गौर से देखिए इन सभी कणों का फोटोग्राफ एक तरंग के रूप में दिखाई दे रहा है हमें, इस आकृति रूप में। इसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, तरंग। देखिए एक तरंग का रूप आ चुका है और इस तरंग की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। मींस लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये तरंग की लंबाई को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो दूरी क्या है बच्चों, लैम्डा के बराबर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी एक लैम्डा के बराबर है, जो कि किसको बता रही है, तरंग दैर्ध्य को। ठीक है,
और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम कितना है, टाइम टेकन टी है, मतलब कैपिटल टी आवर्तकाल के बराबर। मतलब ऊर्जा यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, मतलब तरंग को यहां से लेकर यहां तक जाने में, मतलब विक्षोभ को यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगा, कैपिटल टी। ठीक है, विक्षोभ गमन को ही हम क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं, कैपिटल टी। और कलांतर कितना है, फेज डिफरेंस 2 पाई, यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस 2 पाई है। ठीक है, अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे, समान कला। ठीक है, तो ये वाला जो कण है, ये कण और ये कण दोनों बच्चों समान कला में कंपन कर रहे हैं, समान कला में कंपन, समान कला में कंपन हो रहे हैं कणों के, दोनों कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, ये चीज अपन ने देख ली। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए बच्चों, इसमें क्या कहना चाहता हूं मैं, यहाँ पे क्या बोला आपसे मैंने, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे देखिए, क्योंकि आगे सारे कण, मतलब यहाँ पे हमने कहा कि जो कण कंपन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्थान से हम देखें बच्चों एसएचएम में तो बच्चों यहाँ पे इसमें कण से कण ऊर्जा ट्रांसफर होने में कुछ समय लगता है। मतलब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हम यहाँ कण से दूसरे कण तक, ठीक है, कण से दूसरे कण तक ऊर्जा स्थानांतरण में कुछ समय लगता है, इसलिए कणों के मध्य कुछ कलांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कणों के कंपन के मध्य कुछ कलांतर उत्पन्न हो जाता है, मतलब इस प्रकार से ये अपन चित्र देखा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कण कंपन कर रहे हैं, गौर से किए, यहाँ पे जो कण कंपन कर रहा है इसका आयाम कितना है, ए, और ये तरंग का जो निर्माण हुआ है, इस तरंग का आयाम भी कितना है, ए, मतलब जो कण का आयाम होगा वही तरंग का आयाम होगा। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों देखिए, जब कण ने अपना एक चक्र पूरा किया उतनी देर में पूरी एक तरंग बन गई, तो जो आवर्तकाल कण का है वही आवर्तकाल तरंग निर्माण का भी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ तुम कहते हैं अब आवर्तकाल भी कण और तरंग का समान है, तो आवर्तकाल समान है तो आवर्तकाल का उल्टा मतलब व्युत्क्रम क्या होता है, आवृत्ति, तो आवृत्ति भी दोनों की समान होगी। आवृत्ति समान है तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 2 पाई एन वो भी समान होगी। तो यहां से हम स्टार पॉइंट ग्रुप में देखें तो यहाँ पे देखें कंपित कण व तरंग, कंपित कण व तरंग के लिए बच्चों a, t, n, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, सेम, ये सेम होते हैं। ठीक है, दिख ही रहा है यहाँ पे डायग्राम में सेम है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट अपन देखें, जब अपने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे समान कला में दूरी अंतर कितना होता है बच्चों, देखो दूरी अंतराल, अगर यहाँ पे इसमें दूरी अंतराल मतलब पथांतर के लिए, दूरी अंतराल लेने की बात है, पथांतर, तो बच्चों पथांतर यहाँ के दूरी अंतराल, इसमें अगर बच्चों लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, इस तरह से, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, समान कला में कंपन। में कण बच्चों यहाँ पे समान कला में कंपन करते हैं कब, अगर दूरी अंतराल में कितना है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा रूप में। और अगर यहाँ बच्चों दूरी अंतराल मतलब पथांतर, दूरी अंतराल अगर बच्चों यहाँ पे इसमें लैम्डा बाई 2 रूप में, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो ये विपरीत कला में कंपन कर रहे होते हैं। कैसे, अभी देखते हैं बच्चों यहाँ पे विपरीत कला में कंपन कैसे। देखिए यहाँ पे बच्चों देखो, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों में दूरी अंतर कितना है, लैम्डा बाई 2 का, ये पूरी दूरी लैम्डा है, यहाँ से तक की आधी दूरी लैम्डा बाई 2 है। तो देखिए ये कण नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरह से, ये फिर नीचे आया, ऊपर आया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं लगातार इस तरह से, तो दोनों क्या है, विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं। ऐसे इन दोनों को देखिए, इनके बीच की भी दूरी कितनी है, लैम्डा बाई 2, ये भी ऐसे कंपन कर रहे हैं। इसको देखिए, यहाँ भी ऐसे कंपन कर रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा बाई 2, ये भी ऐसे कंपन कर रहे हैं, मतलब विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो विपरीत कला में कंपन होते हैं अगर यहाँ पे लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 ग्रुप में दूरी अंतराल होता है तो। ठीक है, जैसे बच्चों एग्जाम्पल रूप में अपन डायग्राम देखें, जैसे बच्चों इस प्रकार से ये कोई तरंग है, ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये तरंग अपन ने दिखाई, यहाँ बच्चों एक कण यहाँ पर है, इस तरह से ये कुछ कण कंपन कर रहे हैं यहाँ पे इस तरंग के दौरान, जैसे यहाँ पे कण कंपन हो रहे हैं ना इस प्रकार से। यहाँ बच्चों देखो, यहाँ से जैसे मान लो ये नाम दे दिए A B C D E F, ये अपने नाम रख दिए इसके। ठीक है, और बच्चों जो इनकी
कणों की दिशा है कंपन की, जैसे इस प्रकार से कण नीचे जा रहा है, ये कण ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से कण कंपन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों इसमें अगर बच्चों कणों के अगर हम बारे में देखें कौन कौन से कण समान कला में है या कौन कौन से कण विपरीत कला में, तो देखिए यहाँ बच्चों इसमें देखिए समान कला की बात करें तो कौन कौन से कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, समान कला में देखिए यहाँ बच्चों समान कला में कौन कौन से हैं, जैसे ए और ई के बीच में दूरी अंतराल कितनी है, लैम्डा है, तो ए और ई समान कला में है। ऐसे देखिए बी और एफ के अंदर भी दूरी कितनी है, लैम्डा है, तो दोनों भी समान कला में होंगे, बी एफ। ऐसे बेटा देखिए सी एंड जी इनके बीच में भी दूरी अंतराल कितना है, लैम्डा, तो सी कॉमा जी ये भी किसमें बच्चों समान कला में कंपन कर रहे हैं, ठीक है, सी एंड जी। ऐसे बच्चों विपरीत कला की बात करें, विपरीत कला की बात करें तो विपरीत कला में कौन से, देखिए यहाँ पे जिनमें लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है, ये ए और सी के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 है, तो ए सी हो जाएगा ये। ऐसे बेटा यहाँ पे बी एंड डी इनके बीच की दूरी भी कितनी है, बी एंड डी के बीच की दूरी भी लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे हम देखें बी एंड डी के बाद देखिए बच्चों यहाँ पे सी एंड ई, ऐसे ही ऐसे बहुत सारे कण आगे से आगे जिनमें हम देखें इस प्रकार से तो दूरी अंतराल होता है लैम्डा बाई 2 ग्रुप में, वो विपरीत कला में कंपन कर रहे होते हैं, ये कण विपरीत कला में कंपन कर रहे हैं, ठीक है, ये अपन देख लिया, क्लियर। अब बच्चों उसके बाद फिर अपन देखेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है जो यहाँ पे आगे काम आएगी। तो बच्चों पहले अपन देखें इसमें तरंग संख्या परिभाषा जो है, तरंग संख्या को बच्चों अपन न्यू बार से शो करते हैं, इस तरह से न्यू बार, और ये बराबर क्या होता है 1/λ, ठीक है। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों बताइए, यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, लैम्डा का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। ये तो होगी तरंग संख्या। तरंग संख्या के बाद अपन देखें बच्चों इसमें यहाँ पे देखिए तरंग संख्या के बाद यहाँ पे अपन देखें कलांतर पथांतर में संबंध है। कलांतर पथांतर में संबंध जो होता है क्या होता है, देखिए ये होता है डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। ये क्या बच्चों, ये तो डेल्टा फाई तो कलांतर है, डेल्टा एक्स पथांतर है, डेल्टा टी समयांतर है। कलांतर पथांतर और समयांतर में संबंध, यहाँ बच्चों ये जो टी का सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ बच्चों हियर टी बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, ठीक है, या कहते हैं इसको 1/n, n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, ठीक है। ये अपन देख लिया कलांतर पथांतर में संबंध। उसका बच्चों फिर हम देखें यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे तरंग वेग के बारे में, देखिए तरंग वेग क्या होता है बच्चों, तरंग द्वारा या कहते हैं विक्षोभ द्वारा लैम्डा दूरी तय करने में कितना समय लगता है बच्चों, कैपिटल टी। तो हम जानते हैं तरंग वेग v बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। अगर अपन देखें दूरी बटा समय तो वेव यहां से देखो, यहाँ पे इस तरंग ने यहां से तक इधर मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में कितनी दूरी तय करी, लैम्डा, और समय कितना लगा टी, तो लैम्डा अपॉन टी, ठीक है, लैम्डा अपॉन टी। तो बच्चों देखो ध्यान से, तरंग हमेशा इस तरह गति करी स्ट्रेट पाथ पे, ऐसा नहीं कि तरंग हम देखते हैं जो तरंग का डायग्राम यहाँ देख रहे हैं इसमें डायग्राम बन रहा है तरंग का, इस प्रकार से तरंग इस प्रकार जा रही है, अरे इस प्रकार जाती नहीं तरंग। ये तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर अचानक से फोटोग्राफ लिया तो कणों की स्थिति है, ये स्थिति है कणों की, अचानक से हम देखें फोटोग्राफ लेते हैं तो ये तरंग हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में। क्योंकि तरंग किसे कहते हैं, तरंग हम बोलते हैं बच्चों विक्षोभ या ऊर्जा संचरण के वेग को। जो विक्षोभ या ऊर्जा आगे की ओर जा रही है, किस वेग से आगे की ओर ट्रांसफर हो रही है, उसे हम तरंग बोलते हैं, तरंग वेग बोलते हैं। तो दूरी बटा समय मतलब लैम्डा अपॉन टी, या इसको क्या हो जाएगा, ये n लैम्डा हो जाएगा तरंग वेग, ठीक है। तो एक निश्चित माध्यम बच्चों, एक समरूप माध्यम में मतलब एक समान माध्यम में, ठीक है, v इक्वल टू क्या होता है, नियत होता है, v इक्वल टू नियत, मतलब तरंग का वेग क्या होता है बच्चों, नियत होता है, ये ध्यान रखें। मतलब पूरा माध्यम अगर एक समान है तो उस माध्यम में तरंग एक नियत वेग से ही आगे जाएगी, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद देखिए फिर आगे अगला पॉइंट अपन देखें यहाँ पे संचरण नियतांक k के बारे में। संचरण नियतांक k बराबर क्या होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन लैम्डा। इस अनुपात को हम बोलते हैं संचरण नियतांक 2 पाई अपॉन लैम्डा को, ठीक है। 2 पाई अपॉन लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, संचरण नियतांक। और यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं n से, आवर्ती से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई n तो क्या बन जाएगा, ओमेगा, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा, और नीचे n लैम्डा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो ओमेगा बटा v, इससे भी अपन संचरण नियतांक ज्ञात कर सकते हैं ओमेगा बटा v से, ठीक है। तो
2 पाई बटा लैम्डा भी करेक्ट है, ओमेगा बटा वी भी करेक्ट है, इससे भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें संचरण नियतांक के बाद अपन देखें यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे ये तो संचरण नियतांक अपन देख लिया। ठीक है, संचरण नियतांक के बाद फिर अपन यहाँ पे समझे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें इसके अंदर, यहाँ पे देखिए विस्थापन समीकरण की बात करें, विस्थापन समीकरण कण की। ठीक है, कण के कंपन, कण के कंपन या तरंग, कण के कंपन या तरंग की विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण। ठीक है, या इसको यूं लिखते हैं बच्चों को इस तरह से, कण के कंपन, कण के कंपन की विस्थापन, विस्थापन समीकरण या प्रगामी तरंग की समीकरण, प्रगामी तरंग की समीकरण, प्रगामी तरंग की समीकरण। तो जो प्रगामी तरंग आपको समझाया था मैंने, प्रगामी तरंग क्या होती है? जो तरंग लगातार आगे की ओर गति कर रही होती है। देखिए तरंग लगातार आगे जा रही है, लगातार आगे जा रही है तरंग, तो इसे क्या है? प्रगामी तरंग ही तो ये प्रगामी तरंग लगातार आगे जा रही है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कण बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है? एसएचएम, तो यहाँ पे प्रगामी तरंग की समीकरण जब लिखेंगे वही अपन एसएचएम के अनुसार ही अपन तरंग की समीकरण अपन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पे इसमें, यहाँ पे y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स के अनुसार लिखते हैं यहाँ पे। ये तरंग की समीकरण हो गई, या तरंग के विस्थापन समीकरण। तो यहाँ पे देखिए y, ये y क्या बता रहा है? देखिए कण का एक तरह से ताक्षणिक विस्थापन, कण कंपन क्या होता है? कण कंपन, कण कंपन दिशा को बता रहा है, कण कंपन दिशा की जरूरत है y दिशा में। ठीक है, और यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे ये बता रहा है तरंग संचरण दिशा, तरंग संचरण दिशा को बता रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे उसका मतलब तरंग तो किधर जा रही है बच्चों? x दिशा में। अब ऋणात्मक x दिशा में जा रही है या धनात्मक x दिशा में, वो भी अपन समझेंगे। और कण यहाँ पे कंपन क्या कर रहा है? y दिशा में कण कंपन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y क्या है? देखिए डायग्राम के अनुसार अपन देखें इस प्रकार से, डायग्राम के अनुसार अपन देखें इस प्रकार से बच्चों, यहाँ इस तरह से, यहाँ बच्चों तरंग लगातार आगे की ओर जा रही है इस प्रकार से, ये तरंग लगातार आगे की ओर संचित होती है, v वेग से गति कर रही है। ठीक है, यहाँ बच्चों इस जगह, यहाँ पे अपन ये y का ग्राफ बना रहे हैं समय t के साथ। ठीक है, समय t के साथ ग्राफ बनाए, t के साथ, और ये दूरी मान लो ये x अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x अक्ष, अभी यहाँ पे यहाँ से x दूरी पर, यहाँ से बच्चों x दूरी पर कोई कण है, यहाँ बच्चों कण अभी इस स्थान पे कंपन कर रहा है, कि देखो कण लगातार इस रेखा पे कंपन करेगा, जैसे अपन दिखाते हैं कण इस रेखा पे लगातार कंपन कर रहा है कण। ठीक है, अभी बच्चों यहाँ पे कण की यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है बच्चों? y। ये कण की अभी ताक्षणिक दूरी है, ये क्या है बच्चों? y। t समय पर, यहाँ पे देखो समय t, ये क्या है? t समय पर, t समय पर कण के ताक्षणिक ऊंचाई। ठीक है, या ताक्षणिक विस्थापन कह सकते हैं। ये y बता रहा है y, और t समय पर जो x दूरी पर, देखिए x दूरी पर एक कण है, x दूरी पर यहां से एक कण है, और t बराबर 0 पे यहाँ पे अपने विक्षोभ उत्पन्न किया, t बराबर 0 पे विक्षोभ उत्पन्न किया, विक्षोभ आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पहुंचा। तो जो अभी इस समय पर यहाँ पे x दूरी पर यहाँ कण है, t समय पर इसके विक्षोभ का मान, मतलब ताक्षणिक ऊंचाई का मान क्या होगा? उसे बोलते हैं कण के कंपन का विस्थापन, मतलब विस्थापन समीकरण y। y क्या बच्चों? कण का विस्थापन बता रहा है। ठीक है, t समय पर x दूरी पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन समझ सकते हैं, ये इसके प्रगामी तरंग की समीकरण होगी y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स के अनुसार। ये अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए, जैसे आपसे कहा मैंने कि इसमें अब कैसे पता चले कि तरंग किधर जा रही है? धनात्मक x दिशा में जा रही है या ऋणात्मक x दिशा में? तो यहाँ पे देखिए इसमें एक नोट के रूप में, यहाँ पे एक नोट के रूप में देखें बच्चों, यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे t का चिन्ह कैसा बच्चों? धनात्मक, क्योंकि t के आगे प्लस ओमेगा t लिखा है, x के आगे क्या लिखा है? माइनस k। तो x का आगे चिन्ह तो नेगेटिव है, t का चिन्ह क्या है बच्चों? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे x और t का चिन्ह हमें दिख रहा है अपोजिट है, जब दोनों के चिन्ह अपोजिट होते हैं तो इस समय तरंग कहां जा रही होती है? धनात्मक x दिशा में। धनात्मक x दिशा में तरंग जारी होती है तो हम कह सकते हैं यदि, यदि बच्चों t व x का चिन्ह, t व x का चिन्ह विपरीत है, विपरीत, तो बच्चों तरंग कहां जा रही है? तरंग संचरण। तरंग संचरण का होता है पॉजिटिव x दिशा में,
तरंग कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स दिशा में जा रही है। और यदि यहाँ पे यदि टी व एक्स का चिन्ह, यदि बच्चों टी व एक्स का चिन्ह, टी व एक्स का चिन्ह अगर समान है, मतलब दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस, तो तरंग कहां जा रही होती है, ऋणात्मक एक्स दिशा में। तरंग संचरण कहां होता है, नेगेटिव एक्स दिशा में, नेगेटिव एक्स दिशा में। तरंग नेगेटिव एक्स दिशा में जा रही होती है। मतलब यही समीकरण अगर मान लो ये लिखी होती है मैंने, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो बताइए तरंग कहां जा रही है, अब की बार ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा है तो कहां जा रही है, नेगेटिव एक्स दिशा में, क्योंकि टी और एक्स दोनों के चिन्ह क्या हो गए, समान हो गए, तो तरंग जा रही होगी बच्चों फिर नेगेटिव एक्स दिशा में जा रही होगी, अगर यहाँ पे दोनों के चिन्ह समान है तो। अभी दोनों के चिन्ह अपोजिट लिखे हैं मैंने, तो तरंग कहां जा रही है, धनात्मक एक्स दिशा में जा रही है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने तरंग संचरण की दिशा के बारे में अपन ने ये देखा कि कैसे पता करते हैं कि तरंग किधर जा रही होती है, बात पहले पढ़ी। और क्या होता है, समझाया मैंने कि कण का जो वेग है एक निश्चित माध्यम में, मतलब समरूप माध्यम में कण का वेग तो क्या होता है, तो तरंग का वेग तो क्या होता है, एक समान होता है, नियत होता है। परंतु कण बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, एस्टम, तो कण का वेग तो क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, कण लगातार वेरिएबल वेलोसिटी से कंपन कर रहा होता है। तो इस तरंग का अपन, कण का वेग अपन देखें क्या होगा, कण का वेग वीपी की बात करें तो अभी हमने विस्थापन समीकरण लगी थी, उसका कर डाले अवकलन, तो हमें कण का वेग मिल जाएगा। तो वीपी इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, dx अपॉन dt से। ठीक है, जो कि क्या होगा बच्चों, ये परिवर्ती होगा। क्यों होगा परिवर्ती, क्योंकि क्या कर रहा है बच्चों, ये एसएम, क्योंकि यहाँ पे एसएम कर रहा है, इसलिए कण का वेग क्या होता है बच्चों, परिवर्ती होता है। ठीक है, फिर हम देखें सॉल्व करने पर क्या आता है रिजल्ट, सॉल्व करने पर जो कि अपन एसएम में पढ़ चुके हैं, v बराबर क्या आता है, vp इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलता है हमें कंपित कण का वेग। ठीक है, कंपन कर रहे कण का वेग ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अतः यहाँ पे पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितनी आएगी, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ओमेगा इंटू ए कहाँ आएगी, एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब माध्य अवस्था पे, अर्थात कहां पे, माध्य अवस्था पर। माध्य अवस्था पर में कण जब अपनी माध्य अवस्था से गुजर रहा हो उस समय इसका वेग क्या होता है, अधिकतम, और कितना होता है बच्चों, ओमेगा ए के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब इस पे एक दो तीन क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, जितना अपन ने पढ़ लिया है इस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि एक प्रगामी तरंग का आयाम ए है। ओके, इसमें कंपित कण का अधिकतम वेग तरंग वेग का 4 गुना हो तो लैम्डा हमें ज्ञात करना है। मतलब क्या कह रहा है बच्चों कि वी मैक्स का मान क्या है, 4 टाइम्स ऑफ वी है। ठीक है, तरंग वेग का 4 गुना है, तो वी मैक्स तो हम जानते हैं कितना होता है, ओमेगा ए। ठीक है, और तरंग का वेग हम जानते हैं क्या होता है बेटा, एन लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ वेव एन लैम्डा। ठीक है, इस ओमेगा रख दें 2 पाई एन, जिससे क्या होगा, एन से एन कट जाएगा दोनों तरफ, तो एन से एन कट जाएगा, तो यहां से 4 का भाग लगा देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई ए बाई 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखें क्या कह रहा है, यहाँ पे एक प्रगामी तरंग का समीकरण देखा ही है। तो हम जानते हैं प्रगामी तरंग का समीकरण लिखा था अपन ने, y बराबर क्या होता है, y बराबर a साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस रूप में आता है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको अपन थोड़ा इस रूप में लेके आए, तो y बराबर 100 साइन, और इस 2 पाई को अंदर गुणा कर दो कोष्टक में, तो क्या बन जाएगा, 40 पाई टी हो जाएगा, 40 पाई टी प्लस ये हो जाएगा 10 पाई एक्स, 10 पाई एक्स मीटर। अब इसकी तुलना अपन कर रहे हैं बच्चों किससे, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करें अपन इसकी, तो क्या आएगा, देखिए यहां से a बराबर तो कितना आएगा, 100 मीटर, ये लो आयाम तो कितना आ गया बच्चों, 100 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर ओमेगा का मान कितना आएगा, यह आएगा टी का गुणनफल 40 पाई है, ओमेगा कितना आ गया, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो उसके बाद k कितना है बच्चों, k x का गुणनफल जो k होता है वो कितना है, 10 पाई, जो x का गुणनफल वो k हो गया, ये लो k निकाल लिया अपन ने। ठीक है, उसका बच्चों फिर आगे यहाँ पे हम देखें लैम्डा निकाले, तो k बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, संचरण नियतांक 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, 2 पाई अपॉन k, तो k का मान कितना बच्चों, 10 पाई, तो 2 पाई बटा 10 पाई रख दिया, तो कितना आ गया, 1/5 मीटर, 1/5 मीटर। ठीक है, तो 1/5 मीटर तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना गया, 20 सेंटीमीटर, 100 का गुणा कर दो तो 20 सेंटीमीटर, तो तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई इसकी, 20 सेंटीमीटर।
उसका बच्चों फिर हमें क्या निकालना है इसके अंदर, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने तो के बराबर अपन जानते हैं, के बराबर चो ओमेगा अपॉन वी भी होता नहीं होता ओमेगा अपॉन वी, तो यहाँ से वी क्या है वेव वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन के। तो चो ओमेगा कितना है 40 पाई, के कितना है 10 पाई, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ये लो वेलोसिटी भी निकाल ली 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर आगे हम देखें, यहाँ पे देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन, होता नहीं होता 2 पाई एन, यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई कर दें तो ओमेगा यहाँ पे 40 पाई है बटे में 2 पाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20 हर्ट्ज। ये आवृत्ति कितनी आ गई 20 हर्ट्ज की आवृत्ति आ गई। ठीक है, आवृत्ति के बाद इसका आवृत्ति का व्युत्क्रम कर दें, आवर्तकाल हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन एन कर देंगे, मतलब 1/20 सेकंड क्या बन गया ये आवर्तकाल, 1/20 सेकंड आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति का व्युत्क्रम। उसका बच्चों फिर हम देखें वी मैक्स क्या होता है बच्चों, वी मैक्स का मान ए ओमेगा, तो ए कितना है यहाँ पे 100 मीटर, ओमेगा कितना है 40 पाई, तो कितना बन गया बच्चों ये 4000 पाई मीटर पर सेकंड। पाई को चाहो तो 3.14 रख दो, 3.14 को से गुणा कर देंगे 4000 से, तो हो जाएगा रिजल्ट। वी मैक्स के बाद देखें तरंग संख्या न्यू बार, तो न्यू बार क्या होता है बच्चों 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा अपन निकाला 1/5 आया था, ये रख देंगे तो क्या जाएगा 5 मीटर इनवर्स। ठीक है, यह क्या न्यू बार, तो जो अपन ने सारे ये निकाले। अब इसको आगे आकर पूछा बच्चों, आपसे पूछा संचरण की दिशा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चों इसमें जो समीकरण आपको देखिए इसमें टी का चिन्ह भी पॉजिटिव है, एक्स का चिन्ह भी पॉजिटिव है, और दोनों समान चिन्ह के। ठीक है, तो देखिए टी व एक्स का जो चिन्ह है, टी व एक्स का चिन्ह कैसा बच्चों समान है, टी व एक्स का चिन्ह समान है। तो यहाँ पे चिन्ह अगर समान है तो हम समझ जाते हैं दिशा किधर होगी, चिन्ह समान आपको दिख रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव मतलब समान चिन्ह आ रहा है, तो ये तरंग कहां जाएगी नेगेटिव एक्स दिशा में। ठीक है, तो संचरण दिशा क्या हो जाएगी नेगेटिव एक्स अक्ष की ओर, नेगेटिव एक्स अक्ष की ओर ये संचरण दे तरंग कहां जा रही है नेगेटिव एक्स अक्ष की ओर जा रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखें कण कंपन, देखें कण कंपन किस दिशा में हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे बाहर क्या लिखा है वाई, जो बाहर लिखा होता है वही किसको बताता है कण के कंपन की दिशा, तो कण कंपन कहां कर रहे हैं वाई दिशा में। ठीक है, वाई दिशा में मतलब वाई अक्ष पर कण कंपन कहां कर रहे हैं वाई अक्ष पे कण कंपन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कण का जो कंपन है मतलब वाई दिशा में वो संचरण की दिशा के लंबवत है, तो देखो कण कंपन जो क्या है लंबवत संचरण दिशा है, संचरण दिशा, तो कण के कंपन बच्चों संचरण दिशा के लंबवत हैं। तो बच्चों आप बताएं अपन जो जानते हैं तो तरंग कौन सी होगी, है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि कणों के कंपन की दिशा संचरण दिशा के लंबवत है, इसे तरंग कैसी है अनुप्रस्थ तरंग है। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे x लिखा होता, अंदर भी x यहाँ भी x, तो कण भी x अक्ष पर ही कंपन कर रहे होते, तो फिर अभी तरंग कौन सी बन जाती अनुदैर्ध्य, कि समझाया था आपको मैंने कल आखिरी में देखा अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कण के कंपन की दिशा संचरण दिशा के समांतर होती है, तो बच्चों फिर वो बन जाती अनुदैर्ध्य तरंग। अभी तो कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये अपन देख लिया। चलो अब देखें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि समुद्र किनारे खड़ा व्यक्ति 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से 120 जल तरंगे अपनी ओर आती हुई प्रतीत करता है, तरंग की आवृत्ति और लैम्डा बताना है। तो चो आवृत्ति, पहली बात तो आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति बोलते हैं प्रति सेकंड तरंगों की संख्या। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होता है प्रति सेकंड तरंगों की संख्या, प्रति सेकंड तरंगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। तो प्रति सेकंड तरंगों की संख्या कितनी आएगी, देखिए 120 तरंगे आ रही हैं प्रति मिनट आ रही हैं। ठीक है, तरंगे प्रति मिनट, यहाँ प्रति मिनट लिखना 100 जल तरंगे, यहाँ लिख लेना प्रति मिनट, पूरा नहीं क्वेश्चन सही कर लो प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट अपनी ओर आती प्रेक्षित करता है, तो जो प्रति मिनट कितनी आ रही तरंगे 120 तरंगे आ रही है, तो प्रति सेकंड कितनी आएंगी 120 में किसका भाग लगा दें 60 का, तो आवृत्ति कितनी हो गई 2 हर्ट्ज। तो तरंगों की आवृत्ति क्या हो जाएगी बच्चों 2 हर्ट्ज, तो तरंगों की आवृत्ति हो गई। अब आवृत्ति के बाद हमें क्या निकालना है पे लैम्डा, हम जानते हो सूत्र होता है v बराबर n लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या जाएगा v अपॉन n। तो वेलोसिटी हमें दे रखी है, कितनी रखी है वेलोसिटी 0.5 और n कितना है 2 हर्ट्ज निकाल लिया अपन ने 2, तो कितना हो गया 0.25 मीटर। ठीक है, या कहते हैं 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये रिजल्ट आ गया।
ठीक है, तो अपन ने 3 क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लिए, जो बेसिक चीज अपन ने पढ़ी, यहाँ तक ये वेव के बारे में कुछ बेसिक चीजें अपन ने देखी। बात पहले पढ़ी बच्चों आपको? तो बच्चों ये तो अपन ने बेसिक कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनका बेसिक चीज आपको समझा दी, उसको कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। तो बच्चों आपको बताया था कि यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में समझें। तो देखिए यहाँ बच्चों अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है बच्चों? अगर तरंग जा रही है इस दिशा में, कण इसके लंबवत कंपन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कणों के कंपन की दिशा अगर संचरण दिशा के लंबवत है, इसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और अगर कणों के कंपन उसके वेग के समांतर दिशा में कंपन हो रहे हैं, ठीक है, मींस तरंग वेग के समांतर दिशा में कंपन है, उसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडल वेव। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसमें जो कणों के कंपन है, मतलब कणों का विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ बना जाए तो इस प्रकार से कणों के कंपन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये ग्राफ जो बन रहा है इस प्रकार बनता है, ये विस्थापन का समय के साथ ग्राफ है, और जो अधिकतम आयाम है इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन आयाम, मतलब अधिकतम दूरी, मतलब माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन आयाम। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, विस्थापन आयाम बता रहा है। और तो यहाँ पे जो अधिकतम मान है इसे हम क्या बोलते हैं? श्रृंग। क्या कहलाता है? तो ये श्रृंग कहलाता है, ठीक है। आयाम का मान जहां पे उच्चतम आ रहा है, मतलब विस्थापन अधिकतम है, आयाम, और यहाँ पे विस्थापन विपरीत दिशा में अधिकतम है, इसे बोलते हैं गर्त, ठीक है। तो जब इस प्रकार बच्चों तरंगे गति कर रही होती है, इसमें क्या बनते हैं? श्रृंग और गर्त बन रहे होते हैं, ठीक है। जबकि बच्चों यहाँ पे क्या बनते हैं? संपीड़न और विरलन। जब तरंग कण पास आ रहे होते हैं तो संपीड़न, जब दूर दूर जाएंगे तो विरलन। तो बच्चों हम यहाँ पे जनरली दाबांतर का समय के साथ ग्राफ बनाते हैं कि माध्यम में कण पास आ रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे माध्यम का दाब और घनत्व लगातार परिवर्तित होता है। यहाँ तो दाब और घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे माध्यम के दाब और घनत्व में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दाबांतर का समय के साथ ग्राफ बना है। तो जिस बिंदु पे यहाँ पे जैसे हम देखें दाबांतर क्या है? पॉजिटिव है। दाबांतर अधिकतम पॉजिटिव है, इस बिंदु को बोलेंगे संपीड़न। जहां दाबांतर का मान अधिकतम आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, इसे हम संपीड़न बोलते हैं। और यहाँ बच्चों इस जगह दाबांतर का मान न्यूनतम आ रहा है, ठीक है, दाबांतर नेगेटिव में अधिकतम है, तो इसे बोलेंगे विरलन, ठीक है। विरलन, तो संपीड़न और विरलन इस प्रकार से बन रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे संपीड़न और विरलन बनते हैं, ठीक है। अब तो अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो देखिए यांत्रिक तरंग अपन जानते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगें, प्रकाश वेव, रेडियो वेव, ये सभी क्या है? ये सारी की सारी वेव्स ये केवल अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य प्रकार की होती नहीं है। यांत्रिक तरंग तो दोनों प्रकार की पॉसिबल है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगें देखी थी अपने स्टार्टिंग में, ईएम वेव्स, ये केवल सारी की सारी किस प्रकार की होती है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि अनुप्रस्थ तरंग कहाँ कौन कौन से माध्यम में संचित हो सकती है, तो हम बोलेंगे निर्वात, ठोस, द्रव, गैस, सभी में संचित हो सकती है। जैसे अपन प्रकाश की बात करें, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठोस में भी, मतलब अपन देखें कांच के अंदर ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, वाटर के अंदर ट्रेवल कर सकती है, गैस में ट्रेवल करती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, तो सभी में संचित हो सकती है, ठीक है। जबकि यांत्रिक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग बोला जाए, यांत्रिक प्रकार की, ठीक है, वैसे इस चैप्टर में यांत्रिक प्रकार की बात कर रहे हैं, तो यांत्रिक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग वो केवल कहाँ पे ट्रेवल करती है बच्चों? केवल सॉलिड माध्यम में ही गमन कर सकती है। जैसे कि डोरी के अंदर तरंग है, डोरी हम जानते हैं ठोस माध्यम है, तो ठोस माध्यम में ही गति कर पाएगी, ठीक है। तो डोरी की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है एक तरह से। तो क्या मतलब है कि अनुप्रस्थ प्रकार की, मतलब यांत्रिक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में, ठीक है। और अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंग बच्चों ठोस, द्रव, गैस सभी में संचित हो सकती है। हाँ, निर्वात में संचित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि केवल यांत्रिक प्रकार में ही हम देख रहे हैं अनुदैर्घ्य तरंगें पाई जाती हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें तो अनुदैर्घ्य होती नहीं है, इसलिए वो निर्वात में कोई ट्रेवल कर नहीं सकती। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरण पॉसिबल है। जैसे कि साउंड वेव, ध्वनि तरंगें साउंड में ट्रेवल करती हैं, जल के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है, सॉलिड के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं, साउंड वेव सब में ही गति कर सकती हैं, ठीक है। और तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ध्रुवण। यहाँ पे जो अनुप्रस्थ तरंग है इनका ध्रुवण संभव है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण असंभव है। अब ध्रुवण क्या चीज है इसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, इसका पूरा आगे एक अलग ही टॉपिक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, जो 12th के पोर्शन में आता है बच्चों, ठीक है। ध्रुवण पोलराइजेशन वो आगे जाएगा। देखिए अब बच्चों देखो हम यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं पहले अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। ये दो प्रकार की तरंग है, हम यहाँ पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगे इन्हें हम दाब तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे दाब और घनत्व का मान लगातार परिवर्तित होता है, इसलिए इन्हें दाब तरंगे भी कहते हैं, प्रेशर वेव भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल साउंड वेव, जल के अंदर तरंगे, ये सभी क्या है? इसका एग्जाम्पल है।
तो जो हमारे जल के अंदर तरंगे हूं तो हमारे सिलेबस में नहीं, हम तो केवल क्या पढ़ेंगे यहाँ पे साउंड वेव के बारे में, ध्वनि तरंगे, ये हमारे सिलेबस में इसी को पढ़ना है। तो देखें साउंड वेव, बच्चों वायु में एनटीपी पर साउंड वेलोसिटी होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। मींस एनटीपी मतलब यहाँ पे जो एनटीपी है, इस एनटीपी का मान क्या था बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है इसमें, टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या हम कहते हैं 273 केल्विन, ठीक है 273 केल्विन। तो प्रेशर का मान कितना होता है 1 एटीएम, 1 एटीएम, 1 ओनली होता है, ठीक है। तो जो वायु है 273 केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके अंदर जो ध्वनि तरंग का वेग है, ठीक है, वो कितना होता है बच्चों, ये 332 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से साउंड ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। तो जो अब देखिए यहाँ पे अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य, ये सभी क्या है, साउंड वेव ही है, ये सारी साउंड वेव है। लेकिन इनमें दिक्कत अंतर किस चीज का, आवृत्ति का। हम जो केवल सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे ही सुन सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, श्रव्य परास। श्रव्य मतलब सुनना, जो हमारे सुनने की परास है, ठीक है, मानव के सुनने की परास क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो जो हर एनिमल्स की अलग अलग होती है, मानव के लिए हम देख रहे हैं ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। तो जो इससे छोटी अगर आवृत्ति, इसे क्या बोलेंगे, अवश्रव्य, और 20 किलो हर्ट्ज से बड़ी आवृत्ति इसे क्या बोलेंगे, पराश्रव्य। तो जो अवश्रव्य तरंगें ये भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है और ये कुछ जानवरों द्वारा आराम से सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है, जैसे वेल हो गए, हाथी हो गए, ये इन तरंगों को आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। जो हाथी होते हैं जो काफी दूर तक ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, उनके लिए ये किसका यूज करते हैं, अवश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। और कुछ तरंगे ऐसी होती है सुनाई देती भी नहीं अवश्रव्य तरंगे, तो हाथी काफी दूर तक इसका कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, मतलब बातचीत कर लेते हैं काफी दूरी से, ठीक है। ऐसे बच्चों ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं ये चमगादड़ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, चमगादड़ उत्पन्न करते हैं तरंगों को। और जब ये तरंगे उत्पन्न करते हैं, जब सामने किसी दीवार से टकरा कर आती है, इन तक ये इसको सुन के समझ जाते हैं कि सामने दीवार कितनी दूर है, ठीक है, और ये उसके अनुसार अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा चमगादड़ जब भी उड़ते हैं हमेशा रैंडमली उड़ते रहते हैं, ये एक फिक्स दिशा में उड़ते, रैंडम उड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उड़ते हैं ये तरंगों को उत्पन्न करते हैं, ये पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं और टकरा कर आती है, उसको सुनकर ही पता करते हैं कि सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है, ठीक है, उसके अनुसार ही आगे उड़ रहे होते हैं। तो जो मच्छरों को भगाने की जो मशीन होती है, कई बार देखा होगा मच्छरों को रिपेल करती है तरंगे, तो मच्छरों को भगाने की मशीन होती है, उसके अंदर भी तरंगे कौन सी उत्पन्न होती है, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है, मच्छरों को रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए। अब देखो बच्चों सुपरसोनिक तरंग, अच्छा इनकी थोड़ी सी बताऊं, अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य के बारे में। तीनों क्या बच्चों, ध्वनि तरंगे हैं, तीनों का एनटीपी पर वेलोसिटी नोट कर लेना, जब आपको दिखा नहीं मैंने यहाँ पे नोट कर लें अपने आप ही। तीनों तरंगों की एनटीपी पर वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन तीनों की आवृत्तियां अलग अलग है, तो तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होंगी। हम जानते हैं v बराबर n लैम्डा, तो लैम्डा बराबर v अपॉन n, लैम्डा बराबर v अपॉन n, तो v तो सबका सेम है, एनटीपी पर 332 मीटर पर सेकंड, तो लैम्डा समानुपाती क्या आएगा, 1 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे आवृत्ति सबसे छोटी है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होगी, और यहाँ पे आवृत्ति सबसे बड़ी है तो तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होगी, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज अपन देखिए। अब देखिए सुपरसोनिक तरंगे, ठीक है, सुपरसोनिक तरंगे क्या होती है बच्चों, हर आवृत्ति की ध्वनि तरंगे सुपरसोनिक की कहलाएगी कब, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब वस्तु है, दो तरंगे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती इतनी तेज गति से जा रही है, इनकी गति का जो मान है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड वेलोसिटी से भी ज्यादा है। जैसे कि मान लो कोई बार जेट प्लेन गति कर रहे होते हैं, बहुत उच्च वेग से जेट प्लेन गति कर रहे हैं, ध्वनि तरंग से मान लो उसकी वेलोसिटी डबल है या ट्रिपल है, तो उससे गति कर रहे हैं, तो उनसे जो तरंगे उत्पन्न होती है वो प्रघाती तरंगे कहलाती है, या उसको हम सुपरसोनिक तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा ना, साउंड से तेज गतिशील पिंडों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। और बच्चों ये काफी उच्च ऊर्जा युक्त तरंगे होती हैं, जैसे कि अगर कोई जेट वगैरह हमारे घर के कुछ ऊंचाई से गुजर जाए तो ये खिड़कियों तक को भी डैमेज कर सकती हैं, ठीक है, कांच की खिड़कियों को डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा युक्त होती है, इसलिए प्रघाती तरंगे ही बोलते हैं इसको, ठीक है। माना बच्चों पिंड का वेग मान लो m गुना है ध्वनि का, ध्वनि से m गुना वेग है पिंड का वेग, ठीक है, तो इस m को क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं। जैसे कि पिंड का वेग मान लो ध्वनि से 1.5 गुना है, तो 1.5 को क्या बोलेंगे, मैक संख्या, उस पिंड की मैक संख्या बोलेंगे, ठीक है। जब बच्चों को जेट प्लेन है, ये काफी उच्च वेग से गति कर रहा है m गुना वेग से, तो इससे जो पीछे इसका जो तरंगाग्र होता है बच्चों, ये तरंग मतलब इससे जो साउंड उत्पन्न हो रही है, सुपरसोनिक तरंगे उत्पन्न हो रही है, उनका तरंगाग्र शंकुआकार आकृति का होता है। इस प्रकार से शंकुआकार आकृति का तरंगाग्र बनते हुए आगे गति हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सारी क्या साउंड वेव ही एक तरह से, ठीक है। अब देखो अभी आपको बताया साउंड वेव
का एनटीपी पर जो एयर के अंदर वेलोसिटी होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब देखें अलग अलग माध्यम में इसकी साउंड की वेलोसिटी क्या है, वैसे तो अपन डिटेल में जो पढ़ेंगे केवल एयर के अंदर ही या किसी गैस माध्यम में ही ध्वनि तरंगों के वेग का अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर भी चलो एक बार थोड़ा बहुत पढ़ते हैं अपन एक्स्ट्रा। अलग अलग माध्यम में साउंड जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, देखिए अलग अलग माध्यम में साउंड वेलोसिटी, तो जो न्यूटन ने बताया था सूत्र, न्यूटन के अनुसार वेलोसिटी क्या होती है, ई अपॉन रो के, v बराबर रूट ऑफ ई अपॉन रो होती है। क्या बच्चों ई जो क्या है यहाँ पे, ई है माध्यम की प्रत्यास्थता है, ई यहाँ पे क्या है माध्यम की प्रत्यास्थता, ठीक है, माध्यम की प्रत्यास्थता के लिए या प्रत्यास्थता गुणांक बोल सकते हैं, माध्यम की प्रत्यास्थता है, ठीक है। मतलब इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तो यहाँ पे जो रो है ये क्या है, माध्यम का घनत्व, ये रो बच्चों माध्यम का घनत्व है जिसका मात्रक अपन जानते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो ई है, यहाँ पे जो ई की बात कर रहे हैं, ई जो हम लिख रहे हैं, देखिए ये बच्चों दो प्रकार से अपन लिखते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए ई अगर ठोस माध्यम है तो ठोस माध्यम के लिए जो ई होता है ये अपन लिखते हैं बच्चों यंग मापांक। यहाँ पे हम इस सूत्र में ठोस के लिए जो ई है इसको यंग मापांक के रूप में लिखते हैं, ई इक्वल टू वाई, ठीक है, ई इक्वल टू लेते हैं वाई यंग मापांक। आगे पढ़ेंगे बच्चों जब अपन टॉपिक आएगा इलास्टिसिटी, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर इलास्टिसिटी के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यंग मापांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह सारी चीज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यंग मापांक, ठीक है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ठोस के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन ठोस के लिए, ठोस माध्यम के लिए, ठीक है, ठोस माध्यम के लिए हम वाई यूज करेंगे। और जो वहां पे अगर द्रव या गैस माध्यम है तो इसके लिए हम ई यूज करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। इसके यूज करते हैं लिक्विड एंड गैस के लिए, लिक्विड एंड गैस के लिए, लिक्विड एंड गैस माध्यम के लिए हम बी का यूज करते हैं। मींस अगर आपसे कहा जैसे कि अपन देखें वेलोसिटी इन लिक्विड, मतलब वेलोसिटी इन सॉलिड का जाएगा वेलोसिटी इन सॉलिड, अगर ठोस माध्यम में जो वेग होगा क्या जाएगा, कुछ नहीं करना, वी, ई को क्या रख दो वाई, तो वाई अपॉन रो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी इन लिक्विड या फिर अब गैस यूज करना है, गैस, वेलोसिटी इन लिक्विड या गैस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन लिक्विड और गैस इक्वल टू क्या है बच्चों, रूट ऑफ बी अपॉन रो। यहाँ पे बी लिख देंगे, ई को बी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए इलास्टिसिटी होती है प्रत्यास्थता, यहाँ पे देखो ठोस, देखिए क्या क्या हूं मैं, यहाँ पे जो ई का मान है, ई ठोस के लिए जो ई का मान होता है ये लिक्विड की तुलना में काफी ज्यादा होता है, और इसका लिक्विड वाला मान ये गैस की तुलना में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब ई का जो मान है ठोस के लिए, लिक्विड के लिए और गैस की तुलना करें तो ई सॉलिड वेरी वेरी ग्रेटर देन ई लिक्विड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ई गैस। इसलिए बच्चों जो साउंड वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी इन सॉलिड is greater than velocity in liquid is greater than velocity in gas। मींस जो साउंड की वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस माध्यम में, उससे कम द्रव माध्यम में और सबसे कम गैस माध्यम में। कैसे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे अपन देखें गैस माध्यम वायु की बात करें, वायु में जो साउंड वेलोसिटी होती है बताया आपको मैंने 332 मीटर पर सेकंड होती है, एनटीवी पर 332 मीटर पर सेकंड। ऐसे अगर अपन बात करें बच्चों अगर पानी में, लिक्विड की बात कर रहा हूं, पानी ले रहे हैं, पानी के अंदर इसका वेग होता है लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होता है, 1500 मीटर पर सेकंड लगभग, ठीक है। यहाँ पे सब जगह लगभग साइन अपन काम में ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे बेटा, टेम्परेचर चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। अपन लगभग चलो बोल रहे हैं लगभग 1500 मीटर पर सेकंड। ऐसे बच्चों अगर अपन कांच की बात करें, कांच में जो पानी का वेग, इसमें तरंग ध्वनि का वेग है साउंड वेलोसिटी, ठीक है, तो पानी के अंदर जो उसका वेग होता है लगभग ये होता है 5500 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अलग अलग माध्यम में यहाँ पे साउंड वेलोसिटी क्या रही बच्चों, अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये अलग अलग माध्यमों में ये वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में अपन समझा, ओके। तो देखो अब अपन ने अभी पढ़ा अपन ने अभी कि अलग अलग माध्यम में जो साउंड की वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट है कौन सा बच्चों, गैस माध्यम में ध्वनि का वेग वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी चलो ठोस और द्रव पे अपन एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी गैस माध्यम में ध्वनि का वेग। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखें 1, आपसे कह रहा है कि y बराबर 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाले ठोस माध्यम में, पर ये यंग मापांक दे रखा है ठोस माध्यम का, n बराबर 50 हर्ट्ज वाली ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 मीटर है, इस माध्यम की डेंसिटी है बतानी क्या होगी।
तो जो देखिए यहाँ पे अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा था अपन ने v इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन रो, ये लिखा था अपन ने। और जो v वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी के बारे में हमें क्या जानकारी दे रखी है, एक तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक वेवलेंथ। हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा। तो इस v का मान क्या रख दो, n लैम्डा रख दो, ठीक है। v का मान रख देंगे n लैम्डा, ठीक है। फिर आगे बराबर y बटा रो है, और जो n दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, y दे रखा है, रो निकालना है, बस हो गया सॉल्व। तो इसलिए बच्चों यहाँ से रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे इसमें वर्क कर दे तो यहाँ पे y बटा n लैम्डा का होल स्क्वायर इससे निकल जाएगा। y हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 11, ठीक है। n का मान कितना है 50, लैम्डा का मान कितना है 10 होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करके अपन यहाँ ज्ञात कर ही लेंगे, तो जो भी आंसर आ रहा है यहाँ से निकाल दो, ठीक है। चलो आगे देखें बच्चों, मात्रा क्या जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के रूप में आंसर आएगा, घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसका देखिए बच्चों हमसे आगे अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि 3000 मीटर गहरे समुद्र में जहाज से ध्वनि तरंग समुद्र तल की ओर संप्रेषित की जाती है, ठीक है। और फिर जो कि तल से परावर्तन के पश्चात 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। मतलब बच्चों जहाज से तल तरंग नीचे फेंकी गई, किसमें, समुद्र में, तो नीचे जा रही है, फिर यहाँ से तल से टकराकर वापस ऊपर आएगी, ठीक है। तो जाकर जाने में प्लस आने में कुल कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। जल का हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मतलब बी का मान बताना है क्या होगा। सोचो यहाँ पे देखिए, ये तो ठोस वाला क्वेश्चन होगा, ये द्रव वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे समझो सॉल्यूशन। सोचो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v बराबर हम जानते हैं रूट ऑफ b अपॉन रो, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में हमें कैसे पता चले, यहाँ तो चलो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य की थी, उससे निकाल ली वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे हम कैसे, v का मान निकालेंगे दूरी बटा समय से। तो देखो जाने में 300 मीटर दूरी, आने में भी 300 मीटर दूरी, क्योंकि गहराई कितनी है 3000 मीटर, जाने में 3000 मीटर, आने में 3000 मीटर, कुल कितनी होगी 6000 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। कितने समय में, 4 सेकंड में। तो v का मान रख देंगे, v का मान डिस्टेंस अपॉन स्पीड से डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बराबर रूट ऑफ b अपॉन रो। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, b का मान, तो वर्क कर दें तो b बराबर क्या जाएगा बच्चों, b बराबर जाएगा रो इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों रो b निकालना है, वर्क कर देंगे तो क्या जाएगा बच्चों, b बराबर रो इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। अब बच्चों रो पानी की जो डेंसिटी होती है ये हमें पता होनी चाहिए, क्या होता है पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, ठीक है, रख दिया अपन ने। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितनी है दे रखी है 6000, तो 3000 प्लस 3000 6000 हो गई। समय कितना लग रहा है 4 सेकंड, बटे में 4 कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन सॉल्व करके क्या मान निकाल सकते हैं आराम से, b का मान। तो सॉल्व कर लो, जो भी आ रहा है यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, b का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आई बस में तो सिंपल सा क्वेश्चन है, b बराबर b अपॉन रो लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे v का मान डिस्टेंस अपॉन, यहाँ तो होगा v का मान n लैम्डा से, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, वेलोसिटी इक्वल टू दूरी बटा समय, यहाँ से निकाल लिया अपन ने b का मान, ओके। चलो अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, गैस माध्यम में साउंड वेलोसिटी। और चलो गैस माध्यम तो अपन ने ठोस का और एक द्रव का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपसे कहा मेन इंपॉइंट क्या है, एयर के अंदर साउंड वेलोसिटी है। तो चलो देखो एयर में जो साउंड वेलोसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, समझो बात को। तो जो जब भी अपन जानते हैं एयर एक तरह से साउंड है, साउंड यहाँ पे हम जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंग है, और जब भी अनुदैर्ध्य तरंग आगे जा रही होती है तो माध्यम में संपीड़न और विरलन बनते हैं, और संपीड़न विरलन इतने जल्दी जल्दी बनते हैं कि माध्यम का टेम्परेचर नियत रह ही नहीं पाता। मींस एक तरह से यहाँ पे ध्वनि तरंग संचरण जो है वो बच्चों रुदोष्म प्रक्रम है। रुदोष्म प्रक्रम है क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई प्रक्रम तेजी से होता है, बार बार जिसमें दाब में घनत्व में परिवर्तन हो रहा होता है, उस प्रक्रम को बोलते हैं रुदोष्म प्रक्रम। ये पढ़ेंगे आगे, हीट वाले टॉपिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वनि तरंग संचरण कौन सी प्रक्रिया है, रुदोष्म प्रक्रम होता है। और रुदोष्म प्रक्रम के अंदर बी का मान, रुदोष्म प्रक्रम में बी का जो मान होता है ये होता है गामा इंटू पी के बराबर, मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान गामा इंटू पी के बराबर होता है, जहां गामा क्या है रुदोष्म नियतांक, जहां ये जो गामा है ये रुदोष्म नियतांक है और पी है गैस का दाब, ठीक है। और जो ये गामा है ये अपन डिटेल में पढ़ते हैं आगे हीट वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो जो एक परमाणु गैस है उसके लिए गामा का मान 5/3 होता है, और द्विपरमाणु गैसेस जो होती है उनके लिए 7/5 होता है गामा का मान,
ठीक है, ये तो डाटा में याद रखना है क्योंकि टॉपिक कौन सा है, ये हीट वाले टॉपिक का पोर्शन है, वो अपन इसको पढ़ते हैं डिटेल में, कहां से आए ये सारे मान, ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो चलो देखो, इसलिए वेलोसिटी इन गैस क्या बन जाएगा, अपन ने पढ़ा था फॉर्म v इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ b अपॉन रो, तो यहाँ पे b का मान क्या रख देंगे, गामा p, b का मान गामा p रख दिया, ठीक है। तो आगे रिजल्ट, मतलब ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, ध्वनि तरंग संचरण कौन सी प्रक्रिया है, प्रदोष प्रक्रिया, ठीक है। ये बताया था जो लाप्लास वैज्ञानिक ने, लाप्लास ने बताया था कि ध्वनि संचरण एक प्रदोष प्रक्रिया है, ठीक है, और उसने ये रिजल्ट बताया। इससे पहले बच्चों न्यूटन ने ये माना था कि ध्वनि तरंग संचरण एक समतापी प्रक्रम है, क्योंकि उसको न्यूटन को लगा कि तरंग आगे जा रही है, माध्यम का ताप तो नियत रहेगा, ठीक है, इसलिए उसने क्या माना उसको समतापी प्रक्रम, और समतापी प्रक्रम में b का मान p के बराबर होता है, तो b का मान अगर p के बराबर रखकर सॉल्व करते हैं तो फिर हमें गलत रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, साउंड की वेलोसिटी के मान सही प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। इसलिए बाद में फिर लाप्लास ने इसमें संशोधन किया, उसने बताया कि ये समतापी प्रक्रम ना होके एक रुदोषिम प्रक्रम है, ठीक है, उससे रिजल्ट आए। अब बच्चों की देखिए कि साउंड जो वेलोसिटी होती है, या किसी भी तरंग की वेलोसिटी बात करें, जो तरंग का वेग है, ये बच्चों केवल डिपेंड करता है माध्यम के गुणों पर, ठीक है, ना कि स्रोत के गुणों पर। क्यों? क्योंकि तरंग जो आगे जा रही है वो माध्यम के द्वारा तरंग आगे जारी होती है, तो माध्यम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, मतलब माध्यम का टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी कितनी है, ठीक है, माध्यम में आर्द्रता कितनी है, नमी कितनी है, उन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्रोत के गुणों पे डिपेंड नहीं करता कि स्रोत से तरंग निकली उसका आयाम कितना था, उसकी आवृत्ति कितनी थी, उसकी प्रबलता कितनी थी, उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? माध्यम के गुणों पे। तो देखो, ध्वनि तरंग तथा प्रत्येक तरंग का वेग जो है माध्यम के गुणों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे, आर्द्रता पर निर्भर करता है, ना कि स्रोत के गुणों पर, ठीक है। माध्यम तरंग के वेग की बात करें, और एक गुण जो तरंग की आवृत्ति, जो तरंग की आवृत्ति होती है वो स्रोत पे डिपेंड करती है, ना कि माध्यम पर। तो देखो समझो बात को, एक तो वेग है, वेग, वेग का मान, तरंग का वेग किस पे डिपेंड करता है? माध्यम पे, ना कि स्रोत पे। जबकि आवृत्ति, आवृत्ति डिपेंड करती है स्रोत पे, ना कि माध्यम पे। तो ये चीज आप ध्यान रखें, आगे भी कई जगह काम में आएगी, ठीक है। चलो अब आगे अपन देखें इसके अंदर एग्जाम्पल, इस पे भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो एग्जाम्पल में कह रहा है कि माध्यम में आवृत्ति N1 वाली 150 हर्ट्ज वाली ध्वनि तरंग का वेग 300 मीटर पर सेकंड है, तो इस माध्यम में 300 हर्ट्ज वाली ध्वनि तरंग का वेग कितना, की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी ये बतानी है हमें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अपन देखें। सोचो, देखिए दोनों की दोनों जो साउंड वेव है किस माध्यम में? सेम माध्यम में, समान माध्यम में, इसलिए दोनों में वेग क्या कर सकते हैं? बराबर, ठीक है। यहाँ पे V1 बराबर क्या करेंगे? V वेग, V1 बराबर क्या करेंगे? V2 करेंगे। क्यों? क्योंकि समान माध्यम है, सेम मीडियम, ठीक है, मीडियम यहाँ पे सेम है, इसलिए अपन ने यहाँ पे वेलोसिटी को सेम कर दिया। बताया था मैंने, वेग किस पे डिपेंड करता है? माध्यम के गुणों पे। माध्यम समान है तो वेग भी समान होगा, ठीक है। अब बच्चों V को रख दें, V1 का मान तो दे रखा है, कितना V1 का मान? 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है, रख दिया। अब V2 रख दें N2 लैम्डा 2, वेग बराबर क्या होता है? N लैम्डा, तो उसको N2 लैम्डा 2 रख दिया। अब यहाँ पे 300 बराबर N2 का मान हमें दे रखा है 300 हर्ट्ज, लैम्डा 2 हमें निकालना है, यहाँ से लैम्डा 2 का मान क्या जाएगा? 1 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो जो मेडिकल में कोई क्वेश्चन टिपिकल आते ही नहीं है, सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे बताया कि आपको तरंग का वेग है वो माध्यम पे डिपेंड करेगा, माध्यम सेम है तो वेग भी सेम रहेगा, लेकिन आवृत्ति जो है वो किस पे डिपेंड करती है? स्रोत पे, माध्यम पे डिपेंड नहीं करती आवृत्ति का मान, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल। तो जो इस प्रकार से एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये यू वेग से आगे जा रहा है लगातार। जब ये यहाँ पे था, इसकी हाइट दे रखी है 1000 मीटर, जब बच्चों यहाँ पे था, इसने ध्वनि तरंग उत्पन्न करी जो यहाँ से धरातल से टकरा कर आगे आई। जब ये एरोप्लेन यहाँ से गति करता हुआ यहाँ पहुंचा तो इसको ये तरंग सुनाई दी, ठीक है, 10 सेकंड बाद इसको तरंग सुनाई दी। मतलब एरोप्लेन को यहां से तक जाने में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। या यूं कह दें, तरंग को यहां से जाकर टकरा कर यहां आने में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड बाद इसको परावर्तित साउंड सुनाई दी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे परावर्तन से पहले साउंड कहां पर है? वायु माध्यम में। परावर्तन के बाद भी कहां पर है? वायु माध्यम में। तो परावर्तन से पहले और पश्चात माध्यम समान है, तरंग का वेग समान ही रहेगा। यहाँ पे आपको दे रखा तरंग का वेग 300 मीटर पर सेकंड है, तो बेटा परावर्तन के बाद भी कितना होगा? 300 मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन समझे। देखिए यहाँ पे इसमें जैसे कि ये आपको एक त्रिभुज दिखा रखा है, इस त्रिभुज की बात करें अपन, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज। और जो समकोण त्रिभुज में हमें ये जो ऊंचाई दे रखी है, इस ऊंचाई का मान कितना बेटा? 1000 मीटर दे रखा है। ये ऊंचाई का मान 1000 मीटर है।
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहां से लेकर यहां तक जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगेगा एरोप्लेन को, 5 सेकंड। तो यहां से तक की दूरी निकाल सकते हैं हम चाल इंटू समय से। दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी आएगी, चाल इंटू समय कर दें तो u इंटू 5। कुल कितना है 10 सेकंड, तो आधा टाइम कितना होगा 5 सेकंड। ऐसे बच्चों यहाँ पे अपन देखें, इस साउंड को यहां से तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 5 सेकंड, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कुल जाना टाइम कितना है 10 सेकंड है, तो आधे जाने का टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकंड। तो यहां भी अपन ये दूरी निकाल लें, दूरी बराबर चाल इंटू समय करके, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाल इंटू समय, चाल तो कितना है 300 मीटर पर सेकंड और समय का मान कितना है 5, ठीक है। तो यहां भी अपन ने वही ये कर दिया। अब देखो बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज अपन जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से अपन देखते हैं इसके अंदर ये u इंटू 5, या अपन ये देखें 300 इंटू 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या जाएगा 1000 का होल स्क्वायर प्लस 5u का होल स्क्वायर, ठीक है। 5u का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें 5u का जो होल स्क्वायर है ये कितना बनेगा, यहाँ से इस 1500 के होल स्क्वायर में से 1000 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। 1500 के होल स्क्वायर में से माइनस करना है 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आप चाहो तो इसमें क्या कॉमन ले लें, या इसमें से कॉमन लेगा, मतलब यहाँ पे मैंने 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 15 का स्क्वायर कितना है 225, फिर माइनस 10 का स्क्वायर कितना है 100, ठीक है। ये कितना है 5u स्क्वायर। तो यहाँ से u का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, मतलब ये जाएगा 5, मतलब ये जाएगा 100 बटा √5, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना है बच्चों, ये 125, ठीक है। तो यहाँ से 125 का मान क्या होता है 5√5, ठीक है। तो 5√5 के अनुसार अपन देख लेंगे 125, तो क्या बन जाएगा ये 25 इंटू 5 मतलब 5√5, तो 100 बटा √5 इंटू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों √125, इसको लिख देंगे 5√5 के रूप में, ठीक है। तो √5 से √5 कर दिया, कितना आ गया ये 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 500 मीटर पर सेकंड इसका रिजल्ट आ जाएगा। मींस इस एरोप्लेन की वेलोसिटी आई वो कितनी आएगी 500 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से अपन ने ये ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सॉल्व करें, पर यहाँ पे देखिए क्या जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे निकाल रहा हूँ 5u का स्क्वायर मतलब 25u स्क्वायर, कितना हो गया 25u स्क्वायर बराबर ये जाएगा 1500 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें इसमें 100 का स्क्वायर कॉमन ले लें, 100 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, फिर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, या 25u स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालें u स्क्वायर का मान, तो कितना आएगा ये 100 स्क्वायर बटा 25 इंटू ये कितना आएगा 125, ठीक है। 125, तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट गया, 5 बार कट जाएगा ये, तो u बराबर कितना हो गया ये 100√5, ठीक है। तो u का मान कितना गया 100√5 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है 100√5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें बेस्ड, ठीक है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि तरंगों के वेग के बारे में पढ़ा अपन ने, मेनली अपन गैस के माध्यम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों आगे देखेंगे अपन, चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन पढ़ेंगे इसमें गैस पे जो साउंड, गैस में जो साउंड वेलोसिटी है, इस साउंड वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो कि आपको बताया मैंने किस पे डिपेंड करता है, मान माध्यम की गुणों पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस किस प्रकार से डिपेंड करता है माध्यम के गुणों पर, इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।